आज बाग की तरफ खुलने वाली खिड़की से दोनों को इतना करीब और राहिल के हाथ में शर्मीन की कलाई देखकर उसके दिल में खंजर उतर गया था। थोड़ी ही देर बाद वो अपनी माँ को साथ लिए रावलपिंडी की तरफ रवाना हो गया। हवेली में उसका एक एक पल क़यामत की तरह भारी हो गया था। शर्मीन को पता चला तो वो तासुफ और दुख में जैसे डूब सी गई। इससे पहले तो फहीम कभी उससे मिले बगैर नहीं गया था। वो रहा। फरदीन ने नरमीन को एक तरफ इशारा करते हुए बताया। वो तीनों हवेली की तवील छत पर रमज़ान का चांद देखने के लिए मौजूद थे। कहाँ? मुझे तो नज़र नहीं आया। नरमीन छत की आधी दीवार से लगी उचक उचक कर चांद देखने की कोशिश कर रही थी। इतनी दूर से कहाँ नज़र आएगा? थोड़ा करीब आकर देखो। फरदीन के बुलाने पर वो उसके कुछ करीब चली गई। कहाँ? यहाँ से भी नहीं दिखाई दे रहा। तो थोड़ा और करीब आओ ना, बिल्कुल मेरे पास, फिर दिखाई देगा। दूरबीन आंखों से लगाए वो आसमान पर कम नरमीन को ज़्यादा देख रहा था। अच्छा। शर्मीन, शर्मीन, इधर आना ज़रा। वो फरदीन की चालाकी समझ गई थी। ओहो, शर्मीन को क्यों बुला रही हो? उसे वहीं से देखने दो चांद। तुम ना, मैं सब समझती हूँ तुम्हारी चालाकी। नरमीन पैर रखती हुई खुद ही चली गई। शर्मीन की काश तुम इतनी समझदार ना होती। फरदीन ठंडी सांस भर कर रह गया। वो देखो, वो रहा। शर्मीन को चांद नजर आ गया था। इन्होंने चांद देखकर दुआ मांगी और नीचे सबको बताने आ गए। हवेली के डाइनिंग हॉल में रौनक लगी हुई थी। पहली सहरी की अफरा तफरी थी। शमसा बुआ दीगर मुलाजमिन के साथ मिलकर डाइनिंग टेबल पर सहरी के लवाजमात सजा रही थीं। तकरीबन सभी आ चुके थे। अचानक शर्मीन को कुछ याद आया। कहाँ जा रही हो शर्मीन? अब खाना शुरू करो, फिर टाइम कम रह जाएगा। गुल बीबी के रोकने पर वो पलटी। जी बस कमरे से अपनी शाल लेकर आती हूँ। शर्मीन, बेटा राहिल को भी देख लेना, वो अभी तक नहीं आया। हाजरा बीबी की आवाज़ सुनकर वो रुकी और बात सुनकर अजीब शशोपंज में मुब्तला हो गई। राहिल से वो कुछ खौफजदा सी रहती थी। उनका अंदाज ज़्यादातर लिया दिया सा होता था। अपने कमरे से शाल उठाकर वो राहिल के कमरे में आई। वो मौजूद नहीं थी। अब कहाँ ढूंढूं? एक दो कमरों में देखने के बाद वो लाइब्रेरी की तरफ आई तो लाइट जल रही थी। राहिल लाइब्रेरी के निस्बतन तारीक गोशे में इजी चेयर पर आंखें मूंदे बैठे थे। उनके बाएं हाथ की उंगलियों में सिगरेट दबा हुआ था, जो कि अब इख्तिताम के करीब था। वो 2 मिनट खड़ी सोचती रही कि उन्हें कैसे उठाए। उनकी जगह फरदीन होता तो वो उसे बाजू से झंझोड़ कर, थप्पड़ लगाकर, बाल नोच कर भी उठा देती। पर राहिल को छूने के ख्याल से ही उसे हिचकिचाहट हो रही थी। राहिल लाला, उसके 2-3 बार पुकारने पर भी उन्होंने आंख नहीं खोली। शायद बहुत गहरी नींद में है। अल्लाह, ये सिगरेट भी उनका हाथ जला डालेगा। पहले इसी को निकालती है। खुद कलामी करती वो आगे बढ़ी। बहुत नरमी से उनकी उंगलियों में दबा हुआ सिगरेट का टुकड़ा निकालकर एस्ट्रे में दबा दिया। उफ तौबा, ये तो अभी नहीं उठे। क्या करूं? उसने बेचैनी में इधर उधर देखा। क्या बात है? हाय अल्लाह! राहिल के अचानक आंखें खोलकर बोलने पर वो डरकर पीछे टेबल से जा लगी और एक हाथ दिल पर रखते हुए दूसरे से टेबल का कोना थाम लिया। क्या राहिल लाला, आप भी ना डरा डरा कर मार ही देंगे मुझे। अच्छा, वाकई? मैं तो समझता था खवातीन मरती हैं मुझ पर। आज पता चला डर कर मर भी जाती हैं। उनके धीमे लहजे में हल्की सी शोखी थी। जी? उसे उम्मीद नहीं थी कि वो उससे इस तरह की बात करेंगे। वो बीबी जान बुला रही हैं आपको सहरी के लिए। ये कहकर वो रुकी नहीं, तेजी से बाहर आ गई। राहिल के हवाले से उसका जहन उलझता जा रहा था। जाहिर उसने ऐसी कोई बात नहीं की थी, पर कुछ ऐसा था ज़रूर जो उसे चौंका रहा था। दूसरी तरफ इजी चेयर पर झूलते हुए राहिल सोच रहे थे कि क्यों ये लड़की मेरे हवासों पर सवार होती जा रही है। इस घर में किसी की अमानत है वो। मुझे उसके लिए इस अंदाज से नहीं सोचना चाहिए। लेकिन ये मेरा दिल उसके मामले में इस कदर बेबस क्यों होता चला जा रहा है। या अल्लाह, अब और कौन सा इम्तहान मेरे सामने है। फहीम अपने कमरे की खिड़की में खड़ा सिगरेट पर सिगरेट फूंके जा रहा था। आज कितने दिन हो गए थे, पर वो एक मंजर उसकी आंखों के सामने से हटता ही नहीं था। राहिल के हाथ में शर्मीन की कलाई सोच सोच कर जलता कुड़ता रहता था। फहीम, बेटे, जब से हम शर्मीन की तरफ से होकर आए हैं तुम परेशान हो।
शादी की कोई बात कर रही हूँ तब भी तुम बेजार हो रहे हो। आखिर बात क्या है, तुम मुझे बताते क्यों नहीं? यहाँ आओ, मेरे पास बैठो और मुझे बताओ कि क्या मसला है। साजिदा कितने दिनों से पूछ रही थी पर वो बता ही नहीं रहा था। उस दिन हवेली से भी वो उन्हें कुछ गुस्से में जल्दी जल्दी करके ले आया था। क्या बताऊँ मम्मी, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। जब खुद कुछ समझ ना आ रहा हो बेटा तो किसी दूसरे की समझ से चल लेना चाहिए। और फिर उसने जो देखा जो समझा वो सब अपनी माँ को बता दिया। ऐसा नहीं हो सकता फ़हीम, ये सब तुम्हारा वहम होगा। वो तो हमारे वहाँ जाने पर बहुत खुश थी। मुझे तो एक लम्हे को भी उसमें कोई तब्दीली महसूस नहीं हुई। कभी कभी आंखों देखा भी गलत हो जाता है बेटा। हो सकता है आप सही कह रही हों, पर मैं एक बार उसे चेक ज़रूर करूँगा। अगर वाकई उसके जज्बों में मिलावट निकली तो फिर आप भूल जाइएगा कि शर्मीन नाम की कोई आपकी भांजी भी थी। साजिदा के दिल बैठ गया। उन्हें अपनी मरहुमा बहन की निशानियों से दिली मोहब्बत थी, इसीलिए उन्होंने इस रिश्ते की सूरत ताल्लुक मजबूत किया था। मगर वो ये भी जानती थी कि एक बार मर्द के दिल में बाल आ जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं निकाल सकती। कुछ कर रही थी बेटा? ताजरा बीबी शर्मीन के कमरे में आई तो वो अपने कपड़े चेक कर रही थी। जी बीबी जान, साजिदा खाला जो कपड़े लाई थी वो सिल कर आ गए हैं, बस वही देख रही थी। उसने कपड़े साइड में करते हुए उनके लिए जगह बनाई। अच्छा अच्छा, अल्लाह पहनना ओढ़ना नसीब करे। मैं ये कहने आई थी कि तुम्हारी ईदी तो तुम्हारी खाला ले आई, मगर नरमीन के लिए अभी तक कुछ नहीं आया। सोचा था सवेरा आएगी तो उसके साथ एबटाबाद जाकर ले आऊँगी, पर आजकल वो अपने ससुराल में खासी मसरूफ़ है, इसलिए आ नहीं रही। तुम ऐसा करो, दोनों बहनें राहिल के साथ इस्लामाबाद चली जाओ। वहाँ से नरमीन के कपड़े, जूतियाँ और ज्वेलरी ले लेना, और तुम अपने लिए भी मेरी तरफ से जो चाहो ले लेना। वो मुस्कुरा दी। मेरे पास तो ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है बीबी जान, अलबत्ता नरमीन के लिए शॉपिंग कर लूँगी। कब तक जाएंगे राहिल आला? बस वो थोड़ी देर तक निकलने ही वाला है। और हाँ, तुम्हारी साजिदा खाला का फ़ोन आया था, आज उनकी तरफ इफ्तार की दावत है, उनकी तरफ भी चले जाना। ये सुनते ही शर्मीन के चेहरे पर हया के रंग बिखर गए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नरमीन अपने चेहरे के गिर्द स्टालर लपेटती बाहर आई तो देखा फरदीन ब्लैक करोला से टेक लगाए अपनी उंगली में की चेन घुमाता सीढ़ी पर बड़ी प्यारी सी धुन बजा रहा था। बादशाह सलामत मलका आलिया का इंतज़ार फरमा रहे हैं। ओहो, बादशाह सलामत, ज़रा मलका आलिया के लिए गाड़ी का दरवाज़ा तो खोलिए। वो भी नाज से अटलाई। अरे मलका आलिया, हम तो दिलो जान के दरवाजे खोले खड़े हैं, आप आएँ तो सही। ये कहते हुए उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। वो भी आज मूड में थी। मलका वाली शान से चलती आई और लिबास फाखरा संभालती गाड़ी में बैठ गई। फरदीन दरवाज़ा बंद करके पलटा तो बिलबिला उठा। शर्मीन ने उसका कान खींचा था। वो नरमीन के पीछे सारा मंजर देखती आ रही थी। बनते हो बादशाह सलामत, हरकतें करते हो तिरबानों वाली। कभी किसी बादशाह ने मलका के लिए दरवाज़ा खोला है? नरमीन की हंसी छूट गई। उसे हंसता देखकर फरदीन लाल पीला हो गया। शर्मीन की बात उसे समझ आ गई थी। ये सब तुम्हारी बहन की चालाकी है। खैर कोई बात नहीं, देख लूँगा मैं भी। उसने अपनी नादीदा दाढ़ी पर हाथ फेरा। उसी वक्त राहिल डार्क सन ग्लासेस लगाए मूँछों तले हल्की सी मुस्कुराहट लिए बाहर आ गए। हाँ भाई, तैयार हो सब, चलें? ये कहते हुए वो फ्रंट सीट पर बैठ गए। हल्की फुल्की बातों में रास्ता कटा और दिन उन्हें इस्लामाबाद के एक जदीद शॉपिंग मॉल में ले आया था। अच्छा भाई, अब सब सुन लें। ये ईदी चूँकि मेरे नाम की है इसलिए मैं खुद नरमीन को शॉपिंग करवाऊँगा। बुज़ुर्ग एतराज़ नहीं करेंगे। ये बुज़ुर्ग किसे कहा है तुमने? हाँ, 2 साल छोटी हूँ तुमसे। शर्मीन ने फिर उसका कान खींचा। अरे अरे, दिल पर क्यों ले रही हो? मैं तो राहिल लाला को कह रहा था। तुम 2 साल छोटी हो, वो तो 10 साल बड़े हैं मुझसे। उसकी बात पर राहिल मुस्कुरा दिया। फरदीन नरमीन को कपड़ों वाली दुकानों की तरफ ले गया। शर्मीन राहिल के पीछे पीछे आ गई। उसे अपना यहाँ आना बिल्कुल बेमकसद लग रहा था। वो बेजारी के आलम में राहिल के साथ चल रही थी। वो कभी रेस्ट वॉचेस देखते, कभी मोबाइल्स और कभी डिजिटल कैमरे देखने लगते। तुम अपने लिए कुछ नहीं लोगी? कुछ देर बाद वो उसकी तरफ मुतवज्जा हुए। नहीं, मेरे पास सब कुछ है। उसे कहा था उनकी तरफ से तुम्हारे लिए एक अच्छा सा सूट खरीद लूँगी। आओ उस शॉप में देखते हैं। वो उसे हमरा लिए एक मशहूर बोतीक में दाखिल हुआ। शर्मीन को अपने लिए कुछ लेना समझ नहीं आ रहा था।
फिर उन्होंने ही उसके लिए एक सुर्ख रंग का फुल एम्ब्रॉयडरी वाला सूट पसंद किया। यह रंग तुम पर बहुत जचता है शर्मीन। उस दिन भी तुमने इसी रंग का लिबास पहना हुआ था। उन्होंने सूट सेल्स गर्ल को पैक करने के लिए दिया। किस दिन? वो याद करने लगी कि किस दिन उसने इस रंग का लिबास पहना था। जिस दिन तुमने पौधों के साथ साथ मुझ पर भी छिड़काव कर दिया था। शर्मीन वो मंजर याद करके हंस दी। राहिल को उसकी हंसी की झिलमिलाहट में अपना दिल खोता हुआ महसूस हुआ। करती हो फहीम से? बड़ा ही अचानक और बेरब्त सवाल आया था उनकी तरफ से। वो हैरान रह गई, समझ नहीं पा रही थी क्या जवाब दे। क्या ये ज़रूरी है कि मंगेतर हो तो मोहब्बत भी ज़रूर हो? वो सोच में पड़ गई कि आखिर उन्होंने ये सवाल क्यों पूछा। जी ये ज़रूरी नहीं, पर बरसों से जुड़े रिश्ते में दिल भी जुड़ ही जाता है। ओह, राहिल को अपने सीने में सांस रुकती महसूस हुई। वो मज़ीद कोई बात किए बिना काउंटर की तरफ बढ़ गए। परवीन ने नरमीन को 4 जदीद स्टाइलिश सूट, मैचिंग शूज़ और ज्वेलरी दिलवाई। राहिल मॉल से ही अपने दोस्त की तरफ चले गए और ये तीनों साजिदा खला की तरफ आ गए। उन्होंने बहुत मोहब्बत से तीनों का इस्तकबाल किया। इफ्तार का वक्त करीब था। फ़हीम भी ऑफिस से आ चुका था। शर्मीन दिल ही दिल में बहुत खुश थी, मगर फ़हीम के सामने वो मुसलसल मसनूई नाराज़गी का इजहार कर रही थी, जिसका फ़हीम के नज़दीक कोई और ही मतलब बन रहा था। फ़हीम और फ़रदीन मगरिब की नमाज़ पढ़कर वापस आए तो साजिदा खाला ने शर्मीन को चाय बनाने के लिए किचन में भेज दिया। फ़हीम भी किसी बहाने सबके बीच से उठकर किचन में आ गया। फ़हीम को देखकर शर्मीन ने फिर से मुंह फुला लिया। क्या बात है, बहुत बुरा लग रहा हूँ क्या? उसकी गहरी निगाहें मुसलसल शर्मीन के चेहरे पर थीं। जी, बहुत बुरे लग रहे हैं, उसने निरोठेपन से जवाब दिया। क्यों, कोई और अच्छा लगने लगा है क्या? शर्मीन ने तड़प कर उसकी तरफ देखा। खौलते पानी से भरा सॉसपेन छलक गया। कुछ पानी उसके हाथ पर भी आया और उसे इतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी अजियत फ़हीम की बात सुनकर हुई। यह आपने कैसी बात की फ़हीम? मैं सोच भी नहीं सकती कि आप मेरे लिए ऐसी बात भी कर सकते हैं। क्यों ना करूं? जब से आई हो देख रहा हूँ तुम्हारा मुंह फूला हुआ है। बहुत खूब, मेरा फूला हुआ मुंह तो नजर आ गया, और जो आप मुझसे मिलकर नहीं आए थे वो कुछ नहीं। भीगी आंखों के साथ उसने चाय दम की और दूध गर्म करने लगी। मेरा तुमसे ना मिलकर आना अहमियत रखता है? उसने नज़दीक आकर शर्मीन की आंखों में आंखें डालकर पूछा। बिल्कुल रखता है, इसी तरह जिस तरह आपके लिए मेरा फूला हुआ मुंह अहमियत रखता है। फ़हीम के जलते सुलगते दिल पर ठंडे पानी के छींटे पड़े और सांसें पुरसकून हो गई। उसने शर्मीन को कंधों से घुमाकर सामने किया। अच्छा बाबा, सॉरी, आइंदा ऐसी बात नहीं करूँगा। शर्मीन ने नाराज़ नज़रों से उसे देखा। अब सॉरी कह तो रहा हूँ, फिर क्यों नाराज़ हो रही हो? चलो अब जल्दी से मुस्कुरा कर दिखाओ। फ़हीम के इसरार पर एक हल्की सी मुस्कुराहट शर्मीन के लबों पर आ गई, मगर एक दर्द सा दिल की अथाह गहराइयों में कहीं उतर गया। वो उसकी नाराज़गी का शिकवा करता, लेकिन इतनी गिरी हुई बात ना करता। बाकी सारा वक्त वो खुद को नॉर्मल जाहिर करती रही, लेकिन हवेली वापस आकर भी काफ़ी दिनों तक फ़हीम की उस बात से वो बेचैन रही थी। ईद का दिन है, गले हमको लगा कर मिलिए, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। ईद के दिन जैसे ही फ़रदीन की नज़र नरमीन पर पड़ी, उसने मेहदी हसन का ये गीत गुनगुनाना शुरू कर दिया। इत्तफाक से उस वक्त नरमीन सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ रही थी। आसपास कोई नहीं था। क्यों, फिर क्या ख्याल है? उसने सारे ज़माने की मोहब्बत आंखों में समाकर पूछा। नरमीन की शरारती रग भड़क उठी। ख्याल ये है कि अब मैं भी तुम्हें कुछ सुनाऊं? वाह, ज़बरदस्त, इरशाद इरशाद। फ़रदीन को तो उसकी बात सुनकर मज़ा ही आ गया। तो फिर सुनो। ईद आई है ज़माने में, फ़रदीन गिर गया गुस्ल खाने में। वो एक और भी है, सुनो। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, फ़रदीन सदरुद्दीन लाखों में। क्यों, है ना अच्छे? क्या यार, बच्चों वाले शेर सुना रही हो? कोई जवानों वाले शेर सुनाओ, फड़कते हुए, मचलते हुए। ये कहते हुए वो उसके कुछ करीब आने लगा तो वो एकदम बोली, अच्छा, फड़कते हुए, मचलते हुए। सुन रहे हैं आकाजान, ये कैसी बातें कर रहा है मुझसे? फ़रदीन करंट खाकर पलटा। दूर से आते फिरोज़ बाबा को देखकर उसे नरमीन की शरारत समझ आ गई।
वापस मुड़ा तो वो तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ गई थी। ऊपर पहुंचकर उसने हंसते हंसते कहा, सब समझती हूँ तुम्हारी चालाकी। काम पीसते हुए फरदीन ने हथेली पर मुक्का मारा। इतनी समझदार क्यों हो तुम आखिर? लें बीवी जान, गुलाब जामुन खाएं, मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। गरम गरम गुलाब जामुन प्लेटर में सजाकर शर्मीन सबसे पहले हाजरा बीबी के पास लाई। माशाअल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए मेरी बच्ची को, ये तो बहुत ही मज़ेदार है। उन्होंने एक गुलाब जामुन चखी। बेटा, ससुराल वाले कपड़े क्यों नहीं पहने? आज वो पहन लेती, वैसे तो इनमें भी बहुत प्यारी लग रही हो। बीवी जान, जब ससुराल जाऊंगी तो उनके कपड़े पहन लूँगी, अभी तो आपके पास हूँ, इसलिए जो कपड़े आपकी तरफ से राहिल लाला ने दिलवाए वही पहन लिए। उसने मोहब्बत से कहा तो हाजरा बीबी ने आगे बढ़कर उसका माथा चूम लिया। अरे हाँ, याद आया, ये गुलाब जामुन तो मेरे राहिल को सबसे ज़्यादा पसंद है। जा जल्दी से उसे खिला और अपनी ईदी भी ले लेना। नरमीन और फरदीन तो लड़ लड़कर उससे ईदी निकलवा चुके हैं। जी अच्छा, पर ये राहिल लाला हैं कहाँ? मुझे तो अभी तक नजर नहीं आए। उसने इधर उधर देखते हुए पूछा। वो अभी अभी अपने किसी दोस्त की तरफ जाने के लिए निकला है, देख अभी बाहर ही होगा। वो प्लेटर संभालती बाहर की तरफ था। हवेली की तवील बैरूनी दीवार के दोनों किनारों पर 2 दरवाजे थे। एक बड़ा दरवाज़ा गाड़ियों के लिए, दूसरा छोटा दरवाज़ा पैदल आमदोरफ्त के लिए। राहिल का रुख छोटे दरवाजे की तरफ था। राहिल लाला, शर्मीन ने दूर से ही उन्हें आवाज़ लगाई, जिसे सुनकर वो रुक गए। वो भागती हुई उनके करीब आई। उसी वक्त बड़े दरवाजे से एक गाड़ी हवेली में दाखिल हुई। उससे पहले 4 मज़ीद गाड़ियाँ वहाँ खड़ी हुई थीं, इसलिए आने वाली गाड़ी की तरफ दोनों की तवज्जो नहीं हुई। राहिल तो वैसे भी उसे अपने मनपसंद लिबास में देखकर अपना आप ही भूल रहे थे। ईद मुबारक राहिल लाला, लें गुलाब जामुन खाएं। अभी अभी मुझे बीबी जान ने बताया है कि आपको बहुत पसंद है। ये मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। भाग कर आने की वजह से उसकी सांस फूल रही थी। वाकई ज़बरदस्त। उन्होंने एक गुलाब जामुन उठाकर अपने मुंह में रखा। भैया तो बहुत ही लजीज है, एक और ले लूं? वो हंस दी। जितने जी चाहे ले लें, और मुझे मेरी ईदी तो दें। कहाँ भाई तुम्हारी ईदी? लो, ये बाकी गुलाब जामुन तुम खाओ, हम अपना वॉलेट निकालते हैं। उन्होंने आधी गुलाब जामुन खाकर बाकी आधी शर्मीन के मुंह में डाल दी। फिर वॉलेट से 5-5 हज़ार के 2 नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिए। अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा हैं। वो इतने पैसे लेते हिचकिचा रही थी। इतनी मज़ेदार गुलाब जामुन और इतनी प्यारी मुस्कान के लिए तो लाखों भी कम है। वो एक की कैफियत में कह गए। जी? वो कुछ समझी नहीं। वो उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराए और उसके हसीन रूप को भरपूर अंदाज में दिल के अंदर बंद कर लिया। अरे भाई, फरदीन और नरमीन को भी इतने ही दिए हैं, ले लो ये शाबाश। ये सुनकर शर्मीन ने हाथ आगे बढ़ाया और नोट लेकर रुके बगैर अंदर भाग गई। राहिल ठंडी सांस भरकर दरवाजे की तरफ बढ़ गए। ये सारा मंजर उस गाड़ी में बैठे 2 अफराद के दिलों में हलचल मचा गया, जो अभी अभी 4 गाड़ियों के पीछे आकर रुकी थी। फहीम ने एक झटके से गाड़ी रिवर्स की और गेट से बाहर निकाल ले गया। फहीम बेटे, रुको तो सही, मुझे उससे बात तो करें तो। हो सकता है, बस अम्मी, अब ये मत कहिएगा कि आंखों देखा भी गलत हो सकता है। गुस्से से फहीम की आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी। अच्छा, गाड़ी एहतियात से चलाओ, कहीं गुस्से में एक्सीडेंट न कर बैठना, पहाड़ी इलाका है। उन्हें अपनी और फहीम की जान की फिक्र लाहक हो गई थी। रात हो गई, साजिदा और फहीम अभी तक नहीं आए। अल्लाह खैर करे। हाजरा बीबी को फिक्र हो रही थी। आपने फ़ोन करवाया तो कहाँ? आगा सदरुद्दीन के लहजे में भी परेशानी थी। जी, शाम से कितने ही फ़ोन करवा चुकी हूँ। ना फहीम मोबाइल उठा रहा है, ना ही कोई PTCL उठाता है। चलें देखते हैं, सुबह तक कोई खैर खबर नहीं आई तो किसी को भेज कर पता करवाते हैं। आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। आगा सदरुद्दीन ने हाजरा बीबी को तसल्ली दी। शर्मीन के दिल को चैन नहीं आ रहा था। फिक्र तो सबको थी, पर जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, शर्मीन के दिल की बेकरारी भी बढ़ती जा रही थी। सुबह 4 बजे तक उसे नींद नहीं आई। ताज़ा हवा में सांस लेने वो कमरे से निकलकर बाग में जाने के लिए नीचे आई। अभी उसके कदम आखिरी सीढ़ी पर ही थे
کہ راحیل کی آفس میں ملبوس اپنے کمرے سے باہر آئے۔ ان کے دائیں ہاتھ میں ٹرالی سوٹ کیس کا ہینڈل تھا۔ یہ اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ راحیل لالا۔ پورٹیکو کی طرف بڑھتے ان کے قدم شرمین کی آواز سن کر رک گئے۔ وہ تیزی سے چلتی ان کے قریب آئی۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ ہاں۔ کہاں؟ لندن۔ اس وقت؟ اچانک؟ سب خیریت تو ہے نا؟ شرمین کے لہجے میں تشویش تھی۔ وہاں ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں سمیرہ کی ماں کی ڈیتھ ہو گئی۔ مجھے فوراً سمیرہ کو اپنی کسٹڈی میں لینا ہے، اس لیے ایمرجنسی میں جا رہا ہوں۔ اوہ، کب تک آئیں گے سمیرہ کو لے کر؟ انشاءاللہ بہت جلد آ جاؤں گا۔ اپنا اور سمیرہ کا خیال رکھیے گا۔ وہ ان کے دل کے قریب تھی، پر اس وقت بہت ہی اپنی اپنی سی لگی۔ انہوں نے نرمی سے اس کی گال کو چھوا۔ تم بھی اپنا بہت خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر انہوں نے ہینڈل پر گرفت مضبوط کی اور سوٹ کیس کھینچتے باہر کی طرف بڑھ گئے۔ کافی دیر وہیں کھڑی اپنے گال پر ان کے پوروں کا لمس محسوس کرتی رہی۔ کبھی کبھی ایک لمحہ انسان پر بہت کچھ واضح کر جاتا ہے۔ شاید وہ بھی ایک ایسا ہی لمحہ تھا۔